वेदराज बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि उनके इकलौते बेटे राजकुमार ने उनके खिलाफ ही बगावत का ऐलान किया था कि अगर उन्होंने जाकर उस नीच जात लड़की संजोगना को कुछ भी कहा तो वो अपने आप को मार लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। वेदराज बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो अपने राजमहल से उठे और सीधा घनश्यामी जी के पास आए। घनश्यामी जी वहाँ के एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे और राज दरबारी भी थे। घनश्यामी जी को पता था कि वेदराज किस वजह से परेशान है। जैसे वेदराज उनके पास आए तो घनश्यामी जी ने कहा, मैं जानता हूँ वेदराज, तुम क्यों आए हो। मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारी समस्या क्या है, नंद महाराज के लिए परेशान होना। जी घनश्यामी जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मुझे बताइए इसका क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी नंदराज को ऐसे बोलते नहीं देखा कि उसने आत्महत्या की बात की हो। आखिर क्यों वो नीच जात के लिए इस हद तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। घनश्यामी जी, मुझे मशवरा दें, क्या उस लड़की संजोगना को कत्ल करवा दूं जिसके भाई को हमारे सैनिकों ने मसला था। नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करना। अगर तुमने ये कदम उठाया तो तुम्हारा बेटा जो है, तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा और तुम एक ऐसे तूफान को आवाज़ दोगे जिसको संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आप ही इसका कोई उपाय बताएं, मैं क्या करूं। देखो मेरी बात सुनो वेदराज, तुम भेस बदल कर अपने कुछ आदमियों के साथ उन नीच जातों की बस्ती में जाओ और जाकर एक दफ़ा उस लड़की को देखो। नंदराज उसकी खूबसूरती देखकर उस पर महव हो गया है, वो उस पर आशिक हो चुका है, इसलिए वो उनके खिलाफ कोई भी लफ्ज़ नहीं सुनेगा। और अगर तुमने गलती से भी उस लड़की को मरवाने की कोशिश की या उसको कत्ल करवाया तो ये चीज़ तुम्हारे बहुत खिलाफ जा सकती है, तुम्हारी कुर्सी को भी हिला के रख सकती है। वेदराज बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और कहने लगे, तो फिर मैं क्या करूं। तुम जाओ और एक दफ़ा उस लड़की को जाकर देख कर आओ, क्या मैंने बात ठीक की है या गलत। क्योंकि नंदराज को उस लड़के के मरने का इतना दुख नहीं जितना उस लड़की की मनमोहनी सूरत देखकर वो उस पर पिघल चुके हैं। जाकर पहले देख कर आओ क्या हम ठीक कह रहे हैं या गलत, इसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि उस लड़की का क्या करना है। धीरज रखो, वो लड़की तुम्हारे हाथों ही कत्ल होगी, लेकिन वक्त आने पर, अभी नहीं। वेदराज ने कहा, जी ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। और वेदराज वहाँ से चले गए। उसी रात वेदराज भेस बदल कर कुछ आदमियों के साथ दरिया पार करके रात के टाइम नीच जातों की बस्ती में चले गए। वो शूद्रों की बस्ती थी। तभी उन लोगों को उस घर को खोजने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। गोपी लाल का घर था। जैसे वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर उस घर में से बहुत ज़्यादा रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थीं। वेदराज वहाँ पर खड़े होकर पूछने लगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्यों मातम बरपा है। जिस पर बाहर खड़े बस्ती के लोगों ने कहा, नंद महाराज के सैनिकों ने इनके छोटे से बेटे को कुचल दिया। बच्चा सिर्फ रथ देखने बाहर गया था, उसी वजह से सब रो पीट रहे हैं। तभी वेदराज अपने साथियों समेत जैसे ही उस बस्ती के अंदर और उस कुटिया के अंदर गए जहाँ पर संजोगना बैठी हुई थी, उसके पास गए और जाकर ये कहने लगे, क्यों रो रही हो। तभी उसने चेहरा ऊपर किया तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वेदराज भी देखकर हैरान हो गए। नीच जातों में भी इतनी खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं। ऐसे लग रहा था कि जैसे हीरे की तरह चमक रही है उसका सुर्ख चेहरा। वो रो रही थी अपने भाई को याद करके। तभी वो बोली, रो ना तो और क्या करूं, उन पापियों ने मेरे छोटे से भाई को कत्ल कर दिया, इतनी बेदर्दी से कुचल डाला, उन जालिमों को पाप लगेगा। तभी एकदम से पास खड़े सैनिक आगे बढ़ने लगे तो वेदराज ने इशारा करके रोक दिया किसी को शक ना हो कि महाराजा वहाँ पर खुद आए हुए हैं। तभी वो कहने लगी, क्या कसूर था इसका, ये तो मासूम बच्चा था। तभी वेदराज बोले, तो सज़ा उनको देनी चाहिए जो इसको वहाँ पर छोड़ गए थे। मुझे नहीं पता चला ये कब मेरे पास से गुजर गया और कब जाकर उन पापियों का रथ देखने लगा। वो तो सिर्फ उनकी सजावट देखने गया था, उसे भला क्या पता था नीच जात और ऊंच जात क्या होती है। उसे क्या पता था ब्राह्मणों और शूद्रों का क्या फ़र्क होता है। बहुत बुरा किया उन जालिमों ने, पाप लगेंगे उनको, उनके भी यही हाल होंगे। इससे पहले कि सैनिक अपना आपा खोलते वहीं से वेदराज बाहर निकल आए। वो समझ गए थे कि नंदराज का पागल होना जायज़ है। वो लड़की थी ही बहुत खूबसूरत। अब वो और ज़्यादा परेशान हो गए कि किस तरह से नंदराज को इस लड़की से पीछे किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि नंदराज इस लड़की के इश्क में मुब्तला होकर यहाँ तक भी आ पहुँचे। तभी वेदराज वापस आ गए और उसी टाइम आकर घनश्यामी को मिले। घनश्यामी ने कहा, आ गए हो वेदराज,
बताओ, क्या मैंने झूठ कहा था? नहीं, आपने बिल्कुल सच कहा था। मुझे भी अब यकीन हो गया है कि नंदराज उस लड़की को देखकर ही घायल हुए हैं, जिसकी वजह से अब वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते, और अगर मैंने कुछ किया तो सच में वो अपनी जान की बाजी लगा देगा। इसीलिए तुम्हें कहा था कि जाकर अपनी आंखों से देख लो। आराम से चलना होगा। अपने कुछ आदमी उस बस्ती में छोड़ दो जो तुम्हारे एतबार के हों। वो नज़र रखेंगे कि नंदराज वहाँ पर ना जा सके। दूसरी जानिब नंदराज बहुत ही ज़्यादा उदास और परेशान रहते थे। नंदराज का एक बहुत ही अच्छा दोस्त आकाश था, जो उनका बचपन का दोस्त था, और दोस्त ही नहीं, उनके साथ भी रहता था, उनका राजदान भी था। तभी आकाश ने नंदराज से ये कहा कि नंदराज, क्या बात है, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान और उदास रहने लगे हैं। अगर कोई वजह है तो हमें बताइए। अगर आपको कोई वजह परेशान कर रही है तो हमें बताइए, हम अपना आप पर वार देंगे। तभी नंदराज ने कहा, नहीं आकाश, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो ना, वो बच्चा जिसको मेरे सैनिकों ने कुचल दिया था, बस उसी का दुख मेरे दिल को खाए जा रहा है। आखिर क्यों इतना फ़र्क है? वो भी तो इंसान है, उनको जीने का हक क्यों नहीं है? आखिर उनको जानवरों से बदतर क्यों समझा जाता है? नंदराज, जो मैं देख रहा हूँ शायद ये कुछ और ही है। क्या कहना चाहते हो? आपको उस बच्चे से ज़्यादा उस लड़की के आंसू और उसके लफ्ज़ तंग कर रहे हैं, जिसने आपको ये कहा था। हाँ, तुम सच कह रहे हो। वो आपके मुंह पर खड़ी आपको सब कुछ बोलती रही। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद उसका सर कलम कर दिया जाता, लेकिन आपने उससे माफ़ी भी मांगी, बिल्कुल मांगी। क्या आपके दिल को वो भा गई है? तुम सच कह रहे हो, मेरे दिल को भा गई है। मैं हर वक्त तड़पता रहता हूँ कि कब उसके सामने जाऊँ, कब उसको देख सकूँ। नहीं नंद महाराज, ऐसा मत करिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत बुरा होगा। नस्ल दर नस्ल चलते आते फ़र्क को आप ख़त्म नहीं कर सकते। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि आपने वेदराज के सामने ये तक कह दिया कि अगर आप राजा बने तो ब्राह्मणों और शूद्रों के फ़र्क को ख़त्म कर देंगे। हाँ, मैंने बिल्कुल कहा है, और मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। जब मैं राजा बनूंगा तो मैं ये फ़र्क ख़त्म कर दूंगा। शूद्र भी ब्राह्मणों के साथ बैठेंगे, उनको भी राज दरबार में कुर्सी दी जाएगी, उनकी भी शादियाँ ऐसे ही होंगी। सब यहाँ पर आकर रह सकेंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये नामुमकिन है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा होगा, और मैं तुम्हें ऐसा करके दिखाऊंगा। नंदराज, आप जो ऐलान कर रहे हैं ये सरासर बगावत है। हाँ, तो होती रहे बगावत। मैं इस सारी सरजमीन को खून से भर दूंगा। जो भी ब्राह्मण शूद्रों के खिलाफ खड़ा होगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा, जब तक कोई मेरा हुक्म नहीं मानेगा। अभी ये काम आने में बहुत वक्त है नंद महाराज, धीरज रखिए। अगर आप इसी तरह से करेंगे तो आपके काम खराब भी हो सकते हैं। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। क्या आपके दिल में उस लड़की के लिए प्रेम है? मुझे नहीं पता कि मेरे दिल में उस लड़की के लिए क्या है, लेकिन उसका चेहरा मेरी आंखों के आगे से नहीं हटता। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ तो उसका चेहरा मेरी आंखों के आगे आ जाता है। उसका आंसुओं से डूबा हुआ चेहरा, उसका दुख, उसके लफ्ज़ मुझे चैन नहीं लेने देते। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नंद महाराज, इस काम में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैसे मदद करोगे तुम? हम उनकी बस्ती में जा सकते हैं। अगर हमें किसी ने देख लिया तो? नहीं, हमें कोई नहीं देखेगा। हम रात के टाइम जाएंगे और मैं आपके साथ जाऊंगा। मैंने वहाँ पर मेरा एक बहुत ख़ास आदमी है, यहीं पर हम लोगों की घोड़ों की मालिश करता है, नीच साथ है, गोवर्धन उसका नाम है। गोवर्धन को भेजकर पहले ही गोपीलाल के घर पैगाम भिजवा दूंगा कि नंद महाराज वहाँ पर आना चाहते हैं, ताकि बस्ती में शोर बरपा ना हो। हाँ, ये ठीक है, तुम अभी गोवर्धन को भेज दो। तभी आकाश ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा। आकाश गया और गोवर्धन को ये कहा कि जाओ नीच साथ में संजोगना के पिता गोपीलाल से ये कहो कि आज नंद महाराज आएंगे। गोवर्धन वहाँ से रवाना हो गया। जैसे ही रात हुई, नंद महाराज आकाश के साथ भेस बदल कर नीच साथ की बस्ती की तरफ चले गए। वो अपने घोड़ों पर थे। उन लोगों ने घोड़ों को दरिया के एक पार खड़ा किया। तभी दरिया को पार करके रात के टाइम उस बस्ती में पहुंच गए। तभी दूर से उन लोगों ने गोवर्धन को देखा और ये कहा, गोवर्धन ये कह रहा था कि मैं गोपीलाल से नहीं मिल सका। गोपीलाल सुबह से घर पर नहीं है, मैं इसलिए उससे कोई मुलाकात नहीं कर सकता। नंद महाराज ने ये कहा कि ठीक है, पीछे हट जाओ, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं खुद चला जाऊँगा। जैसे नंद महाराज ने गोपीलाल के झोपड़े के बाहर जाकर देखा तो उसके झोपड़े का दरवाज़ा बंद था। मिट्टी का बना हुआ एक झोपड़ा था, जिसके आगे लकड़ी का छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ था। जैसे ही आकाश ने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से वही आवाज़ आई जो संजोगना की थी, बाबा वापिस आ गए हो? तभी एकदम से नंद महाराज ने आकाश की तरफ देखा और ये कहा, लगता है ये घर पर अकेली है। देखो आकाश, तुम गोवर्धन को लेकर
झोपड़े से दूर हट जाओ, मैं खुद उससे बात करूँगा, कहीं तुम लोगों को मेरे साथ देखकर वो घबरा ना जाए और यहाँ पर कोई शोर बर्पा ना हो जाए। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। तभी आकाश गोवर्धन को लेकर झोपड़े की दूसरी तरफ चला गया। नंद महाराज ने दूसरी दफ़ा फिर दरवाज़ा खटखटाया। संजोगना फिर से बोली, बाबा जवाब क्यों नहीं देते? वापस आ गए हो? आप तो अभी चचा की तरफ गए थे। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तभी वो दिया संभालते हुए जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो सामने नंद महाराज को देखकर डर गई और बोली, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? किससे मिलना है? तभी नंद महाराज ने कहा, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। नंद महाराज के लहजे में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। तभी संजोगना ने कहा, कौन हो तुम? मैं समझी नहीं। अपना दिया आगे करो और इसकी रोशनी में पहचानो मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। क्या मेहमान को अंदर आने का नहीं कहोगी? पहले मुझे बताओ तुम हो कौन? मैं वही हूँ जिसके रथ ने तुम्हारे भाई को कुचल दिया था। तभी एकदम से संजोगना के मुंह से चीख निकली, क्या? राजकुमार? आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। राजकुमार, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये कैसे मुमकिन है कि कोई राजकुमार हम नीच जातों की बस्ती में आए? देखो तुम किस लिए आए हो? मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। अंदर आने को नहीं कहोगी? हाँ हाँ अंदर आओ। क्या तुम घर पर अकेली हो? हाँ मैं अकेली हूँ, बाबा घर पर नहीं है। जैसे ही नंद महाराज ने चिराग की रोशनी में संजोगना का चेहरा देखा, वो फिर एक बार उस पर आशिक हो गए। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसे लगता था जैसे कोहिनूर का कोई हीरा हो। तभी संजोगना ने कहा, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ, मैं आपको क्षमा कर चुकी हूँ। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? देखो संजोगना, मुझे बहुत दुख है। मैं चाहता हूँ इस फ़र्क को ख़त्म कर दिया जाए। आपने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर आपको किसी ने देख लिया तो, और अगर राज दरबारियों तक ये बात पता चल गई तो बहुत ज़्यादा कोहराम बर्पा हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे ख़ास आदमी बाहर पहरे पर हैं। मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैं जिस दिन से तुम्हें देख कर आया हूँ, तुम्हारे आंसू और रोता चेहरा मेरी आंखों के आगे से नहीं जाता। तभी एकदम से संजोगना ने राजकुमार की आंखों में देखा तो उसको अपने लिए बहुत प्रेम नजर आया। तभी संजोगना घबरा गई और उसके हाथ से दिया नीचे गिर गया। क्या करती हो? तुम ठीक तो हो ना? जैसे वो ज़मीन पर बैठकर दिया उठाने लगी तो एकदम से उसने ऐसी आवाज़ निकाली जिससे उसका हाथ जल गया। राजकुमार का दिल धड़क गया। राजकुमार ने जल्दी से संजोगना का हाथ पकड़ा और कहा, तुम जल तो नहीं गई? नहीं नहीं, मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे पता है। अभी चिराग में दूसरा तेल डाल कर लाती हूँ और इसको जलाती हूँ। वो बहुत ज़्यादा बुखलाई और घबराई हुई थी। आराम से जाओ संजोगना, क्या हो गया है? कुछ नहीं होता, आराम से दिया जला कर लाओ। तभी वो गई और दिए में तेल डालकर दोबारा से चिराग जला कर लाई। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसने ख्वाब में भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई राजकुमार उसके दरवाजे पर आ सकता है। तभी संजोगना ने चिराग को एक कोने पर रख दिया और कहा, रुकिए। भागती भागती कमरे में गई और एक चादर लेकर आई और वहाँ पर आकर बाहर बिछी चारपाई पर चादर बिछा दी और फिर कहने लगी, अब बैठ जाइए। तभी राजकुमार बैठा तो संजोगना उसके सामने बैठ गई और कहने लगी, सच बताओ क्यों आए हो? मैंने कहा ना, मेरे दिल पर बोझ था। तुम्हारे भाई को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मेरी गर्दन हाजिर है। मैं खुद तुम्हारे पास चल कर आया हूँ। तुम जो चाहो मुझे सज़ा दे दो। नहीं, मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं देना चाहती। तुमने यहाँ पर आकर हमारा मान सम्मान बढ़ा दिया है। देखो संजोगना, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ ना? हाँ हो। मुझे कुछ खिलाओ पिलाओगी नहीं? कैसी बातें कर रहे हो? हम तो अछूत हैं ना, नापाक हैं। हमारे बर्तन, हमारा खाना, हमारे हाथ पर हम नहीं खा सकते। नहीं खा सकोगे। मैं खाना चाहता हूँ, मैं खुद मांग रहा हूँ। तुमने आज क्या बनाया है? मैंने गोचे बनाए हैं। क्या तुम सच में खाओगे? हाँ मैं बिल्कुल खाऊंगा। तभी वो खुशी के साथ लहराती हुई अपने किचन में गई और वहाँ से दूध का गिलास और गोचे लेकर आई। जैसे उसने राजकुमार को दिए, राजकुमार ने खाए और बहुत खुश हुआ। संजोगना को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये किसी तरह से मुमकिन है। संजोगना वहीं पर बैठी और राजकुमार के पाँव छूकर कहती, मैं तुम्हारे चरण छूना चाहती हूँ। तुमने हमारे घर आकर जो इज्जत हमें दी है, मैं इसको कभी नहीं भूल सकती। तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम वेदराज की तरह बुरे इंसान नहीं हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने अपना मन तुमसे साफ कर लिया है। नंद महाराज बहुत ज़्यादा खुश थे कि संजोगना ने उन्हें अपना लिया और उन्हें माफ़ कर दिया। तभी नंद महाराज ने ये कहा कि मैं अब चलता हूँ। अगर तुम्हारे पिता आ गए और तुम्हारे पास मुझे बैठे देख लिया तो वो नाराज़ हो जाएंगे। क्यों नाराज़ हो जाएंगे? वो भी बहुत खुश होंगे। नहीं संजोगना, तुम एक जवान लड़की हो और कोई भी जवान लड़की अगर ऐसे किसी आदमी के पास बैठे तो कोई भी अच्छा नहीं समझता। हाँ ये बात तो ठीक है। फिर कब आओगे? तुम जा रहे हो? क्यों, मैं ना जाऊँ? अभी ना जाओ, कुछ देर और बैठ जाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन करने दो।
देखो संजोगना, अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना चाहिए। फिर हम कब मिलेंगे? जब तुम चाहोगी। मैं रोज़ क्या तुम रोज़ यहाँ पर आ सकते हो? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अगर तुम रोज़ यहाँ पर आए तो कोई भी तुम्हें देख सकता है। हो सकता है वेदराज ने यहाँ पर भेदी छोड़े हो। तो फिर अच्छा, मेरी एक बात सुनो। दरिया के पास तुमने छोटी घाटी देखी है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं? हाँ हाँ, मैंने देखी हुई है। बस वहीं पर आ जाया करना, हम लोग रोज़ वहाँ पर मिलेंगे। किस टाइम? रात के टाइम। क्या तुम इस टाइम आ सकोगी? क्यों नहीं आ सकूँगी, मैं ज़रूर आऊँगी। ठीक है संजोगना, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और कल ज़रूर आना। जैसे ही नंद महाराज वहाँ से बाहर निकले, संजोगना खुशी के मारे पागल हो रही थी। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। नंद महाराज आकाश और गोवर्धन के साथ वहाँ से गुजरे। आकाश ने बहुत ही ज़्यादा प्यार और मजाक के लहजे में पूछा, नंद महाराज सब ठीक था ना? हाँ हाँ आकाश, सब ठीक था। मेरी तो किस्मत ही बदल गई। क्या मतलब? उसने मुझे अपना लिया। नंद महाराज, मैं समझा नहीं। अपना लिया? हाँ हाँ, संजोगना ने मुझे अपना लिया। आप क्या कह रहे हैं कि आप संजोगना को मलका बनाना चाहते हैं? क्यों नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा और मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। अगर मैंने संजोगना को हासिल ना किया तो मैं अपना आप ख़त्म कर दूंगा। उसके लिए अगर मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो मैं ज़रूर लगाऊंगा, लेकिन संजोगना से दूर नहीं रह सकता। नंद महाराज, आप तो इसके इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं। इश्क समझो या जो मर्ज़ी समझो, अब मुझे संजोगना से दूर कोई भी नहीं कर सकता। अगर वेदराज भी इस रास्ते में आए तो मैं उनसे भी मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। और अगर मैं संजोगना को हासिल करने में नाकाम रहा तो मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। मैं उसी टाइम खुद को ख़त्म कर लूँगा। आकाश साफ साफ नंद महाराज की आंखों में संजोगना के लिए इश्क की भड़कती आग देख रहा था। तभी अगली रात दोबारा से नंद महाराज दरिया पार करके उस पुरानी घाटी के पास पहुंच गए। आकाश मुसलसल पहरे पर था। जैसे नंद महाराज वहां पर पहुंचे तो नंद महाराज को छनकती चूड़ियों की आवाज़ आई। तभी उन्होंने देखा तो एक दरख्त के पास संजोगना खड़ी थी। संजोगना ने जैसे नंद महाराज को देखा भागती हुई आई। राजकुमार, तुम आ गए? हाँ, मैंने कहा था ना मैं आऊँगा, मैं आ गया। तुम कब से आई हो? मैं भी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। तुम्हारे बाबा से क्या कह कर आई हो? उनसे तो मैंने ये कहा कि मैं अपनी सखी के पास जा रही हूँ। अच्छा, और अगर बाबा तुम्हारी सखी के घर चले गए तो? नहीं, मेरी कोई एक सखी तो है नहीं, मेरी तो बहुत सी सखी हैं। बाबा कहाँ कहाँ जाएंगे? तभी नंद महाराज ने शरारती आंखों से संजोगना को देखा और संजोगना खिलखिला के हंस पड़ी। नंद महाराज ने जैसी संजोगना को हंसते देखा वो बहुत खुश हुए और संजोगना का हाथ थामकर कहने लगे, संजोगना तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तभी संजोगना ने नंद महाराज की आंखों में देखकर कहा, मगर एक अछूत, एक ब्राह्मण कैसे अछूत से मोहब्बत कर सकता है? मैं तो नीच जात हूँ ना, मैं नहीं मानता इस नीच जात को। तुम लोग भी इंसान हो। और देखो, अगर मैं राजा बन गया तो तुम लोगों को हक दिलाऊंगा। तुम लोग भी राज दरबारों में आकर बैठ सकोगे, तुम्हें भी जीने का पूरा हक दिया जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि तुम ज़रूर राजा बनो। मैं राजा बना तो तुम मेरी महारानी बनोगी। क्या? हाँ, मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नंद महाराज संजोगना ने जब नंद महाराज की आंखों में अपने लिए बेतहाशा मोहब्बत देखी तो वो कहने लगी, हाँ, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। तुमने मेरे दिल से वो सारी नफ़रत ख़त्म कर दी है। भला एक राजकुमार, एक ब्राह्मण कैसे किसी नीच साथ के घर आकर माफ़ी मांग सकता है और मेरे हाथ का पकावा खा सकता है? क्या आज कुछ लाई हो? हाँ, बिल्कुल लाई हूँ। तुम्हें गोचे बहुत पसंद आए थे ना, आज भी लाई हूँ। क्या सच? मुझे तो जल्दी से दो। तभी उसने दरख्त की शाख पर लटकी हुई एक छोटी सी पोटली उठाई और उसमें से गोचे निकाल कर नंद महाराज को दिए। नंद महाराज ने बहुत खुश होकर खाए। अब चाँद पूरी तरह से निकल आया था। तभी संजोगना ने कहा, बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे जाना चाहिए नंद महाराज। हाँ ठीक है संजोगना, तुम जाओ, कहीं तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढते हुए इस तरफ ना आ जाए। क्या मैं तुम्हें छोड़ आऊँ? नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी संजोगना वहाँ से जाती पलट पलट कर नंद महाराज को देखती रही। जब तक वो नंद महाराज की आंखों से ओझल नहीं हुई, नंद महाराज वहाँ से नहीं गए। तभी नंद महाराज वापस आ गए। नंद महाराज की ज़िंदगी बदल गई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गए थे, मानो तो हवाओं से बातें करने लग गए थे। अब ये मुलाकात का सिलसिला रोज़ शुरू हो गया। तभी वहाँ से
जलीस ने देखा तो उस कहानी के पन्ने ख़त्म हो चुके थे। उस किताब के बाकी पन्ने कहाँ थे? जलीस उस कहानी में इस तरह से खो चुका था जैसे उसको महसूस हो रहा था कि वो भी उस कहानी का कोई हिस्सा है, कोई किरदार है। जलीस पागलों की तरह उस कहानी के पन्नों को ढूंढने लगा। आखिर कहाँ गए? अगले पन्ने कहाँ हैं? मैं कैसे जान सकूँगा इस कहानी का आखिर क्या होगा? वो कहानी बहुत दिलचस्प थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस कहानी में कोई सहर है। तभी जलीस ने फ़ौरन से देखा, अभी तक सीप वापस नहीं आई थी। जलीस ने उसी तरह से किताब को बंद किया और उसी तरह से इसको पैक करके अलमारी में वापस रख दिया। जलीस ने बाहर जाकर देखा, अभी तक सीप का कुछ पता नहीं था। यहाँ तक कि पूरी रात गुजर गई। पूरी रात जलीस जाग जाग कर पूरी अपने महल का, अपने बंगले का चक्कर लगाता रहा, लेकिन कहीं भी सीप नहीं थी। अब जलीस को ना चाहते हुए भी सीप पर थोड़ा सा तजस्सुस होने लग गया था। आखिर वो कहाँ जाती है? आखिर ऐसे कौन से काम है? अब तो वो दिन भर घर से गायब रहती है और मुझे ये कहती है कि मैं इस दौलत से खेलता रहूं। मैंने कभी भी इस दौलत की इतनी ज़्यादा हवस नहीं की थी। मुझे तो मोहब्बत चाहिए थी, वो मोहब्बत जो मुझे सीप से थी। मैंने उसकी हर बात मानी। मैंने ये भी माना कि मैं इस तह तक ना जाऊं कि वो कौन है। उसकी पुरसरारियत को भी कबूल कर लिया। आखिर फिर क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रही है? तभी वो रात आंखों में गुजर गई। सारी रात जलीस सीप का इंतज़ार करता रहा, मगर वो वापस नहीं। सुबह हो गई। जलीस जाकर जैसे फ्रेश होकर बाहर आया, अभी तक सीप नहीं आई थी। उसके कमरे में भी जाकर देखा, कमरा खाली था। तभी जलीस ने नौकरों से पूछा, क्या सीप वापस आ गई है? तभी सबने कहा, जी नहीं, अभी मालकिन वापस नहीं आई। अब जलीस कदरे परेशान था। आखिर मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ? आखिर ये सब क्या है? सीप कहाँ जाती है? अब मुझे उससे पूछना ही पड़ेगा। मुझे इस राज का पता लगाना पड़ेगा। आखिर ऐसे कौन से काम हैं जो वो मुझसे बताए बिना 2-2 दिन घर से गायब रहने लग गई है? बहुत अजीब था ये सब। मेरी ज़िंदगी एक तरह से बदल कर रह गई थी। रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली मेरी ज़िंदगी अब कहाँ पर आ गई थी? मैं एक बहुत बड़े शहर में था, एक बहुत बड़े बंगले में था। ये ज़िंदगी गुजारते हुए मुझे 5 माह गुजर चुके थे। उन 5 माह में मेरे पीछे क्या कुछ हुआ होगा मैं नहीं जानता। मैंने ज़िंदगी का हर वो ऐशो आराम देख लिया था जो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। यहाँ तक कि मेरी सोच भी बदल गई थी। नाश्ता करने के बाद मैं अभी अपने लॉन में ही बैठा था कि एक मुलाजिम आया और आकर ये कहने लगा, साहब भाई पुलिस इंस्पेक्टर आए हैं और उनके साथ कुछ और भी पुलिस वाले हैं। तभी मैं चौंक पड़ा। क्या मतलब, पुलिस वाले क्यों आए हैं? साहब मुझे नहीं पता। ठीक है, उनको ड्राइंग रूम में बिठाओ। तभी मैं उठा, अपने बेडरूम में गया और मैंने कपड़े चेंज किए। थोड़ी देर के बाद बहुत पुरवकार अंदाज में जब मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो पुलिस वाले मुझे देखकर खड़े हो गए। उन्होंने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया और उनको बैठने का इशारा किया और कहा, जी फरमाइए। तभी वो बोले, आप लोग यहाँ पर नए शिफ्ट हुए हैं? मैंने कहा, जी बिल्कुल नए शिफ्ट हुए हैं। आप कौन कौन रहते हैं यहाँ पर? मैं, मेरी मिसेस और हम लोगों के मुलाजिम रहते हैं। आपकी मिसेस कहाँ पर है? दरअसल वो इस शहर से बिलोंग करती हैं। हम लोग पहले एक गाँव में रहते थे। जब से हम लोग शहर में आए हैं तो उनकी बहुत सी सहेलियाँ हैं, तो वो बोर हो जाती हैं, इसलिए अक्सर यहाँ से निकल पड़ती हैं अपनी सहेलियों से मिलने के लिए। मेरा यहाँ पर सूत और कॉटन का कारोबार है। मैं वो देखने में मसरूफ़ रहता हूँ। जी जी, बहुत बेहतर। आपके सामने वाले घर में कज़ाफ़ी साहब रहते हैं? जी रहते होंगे, मुझे नहीं पता। अमूमन, पुलिस वाले ने कहा, अमूमन ऐसी बड़ी सोसाइटीज़ में जहाँ पर ऐसे बंगले हों, लोगों को एक दूसरे की खबर नहीं होती कि उनके पड़ोस में कौन रहता है। जी ऐसा ही है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर नए आए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर किसी के बारे में नहीं जानते। अली कज़ाफ़ी साहब उनके बेटे हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल बात यह है कि कज़ाफ़ी साहब के बेटे अली कज़ाफ़ी साहब का बहुत पुरसरार तौर पर कत्ल हो गया है। उसके बारे में हम अहले मोहल्ला और इलाके के लोगों से भी कुछ छानबीन कर रहे हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैंने आज तक अली कज़ाफ़ी साहब का चेहरा भी नहीं देखा। अगर कुछ जानता होता तो आपको ज़रूर बताता। जी मैं समझ सकता हूँ, आप अपने बंगले में रहते हैं और अपनी ज़िंदगी तक ही महदूद हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, हमें अपना काम करना पड़ेगा। तभी पुलिस वाले ने ये कहा कि ऐसी नौयत का कत्ल मैंने अपनी जितनी भी आज तक की ज़िंदगी है पहली दफ़ा देखा है। तभी जलीस ने कहा, मैं समझा नहीं। अब आपको क्या बताऊँ, अली कज़ाफ़ी साहब कद काट के बहुत ऊंचे आदमी थे। उनको कोई एक आदमी तो हिला भी नहीं सकता था। वो पंखे के साथ लटके हुए थे। गोया ऐसे लग रहा था कि उनको डायरेक्ट ही पकड़कर उनकी गर्दन किसी ने पंखे के साथ लटका दी हो, और उनके बदन में खून का एक कतरा नहीं था। जैसे ही जलीस ने ये सुना, जलीस के जिस्म को एक झटका लगा, लेकिन जलीस ने अपनी कश्मकश को छुपा लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस वाला मुझ पर शक करने लग जाए। उस वक्त पुलिस वाले की नज़रें नीचे थी। तभी जलीस ने अपने आप को संभालते हुए सोचा,
ये ऐसे ही तो 2 कत्ल हवेली में भी हुए थे, अकरम मियाँ का और उनकी बेगम का। आखिर ये पुरसरार कत्ल यहाँ पर कैसे हो सकता है? 5 माह के बाद एकदम से जलीस के ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। तभी पुलिस वाले ने कहा कि माजरत चाहता हूँ, आपको भी परेशान किया, हम लोग आते जाते रहेंगे। दरअसल ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा है, हमें इलाके के लोगों से भी कुछ छानबीन करनी होती है। तभी जलीस ने कहा, जी ज़रूर, हम आपके साथ पूरी तरह से ताउन करेंगे, आप जब चाहे आ सकते हैं। तभी पुलिस और उसके दीगर जो उसके साथ पुलिस वाले थे वो सब मुतमईन होकर वहाँ से चले गए। जैसे पुलिस वाले उठकर गए, जलीस वहाँ से बाहर आ गया। जलीस अपना सर पकड़कर बैठ गया। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये पुरसरार कातिल आखिर कौन है जो इस तरह से लाश का पूरा खून ही निचोड़ लेता है? अकरम मियाँ के साथ भी ऐसा ही हुआ और उनकी बीवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। और सीप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई? आखिर सीप कहाँ है? अब जलीस पागल हो रहा था कि किसी तरह से सीप वापस आए और वो उससे पूछ सके कि सीप कहाँ जाती है। आखिर ये सब क्या हो रहा था? जलीस की ज़िंदगी इस तरह से बदल कर रह गई थी। बेशक वो सीप से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो उससे कोई सवाल ना कर सके। और इस तरह से उनके मोहल्ले में एक पुरसरार मौत का हो जाना ये बहुत से सवाल खड़े करता था। दिस अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे क्या जलीस किताब के दूसरे पन्ने ढूंढ सकेगा और उस किताब का सीप से आखिर क्या ताल्लुक़ है। और अब वहाँ पर उनके मोहल्ले में जो एक दफ़ा फिर कत्ल हुआ है, क्या इसके पीछे सीप है? ये सब कुछ जानने के लिए जलीस अब किस तरह से काम करेगा? क्या जलीस सीप की हकीकत को जान सकेगा? क्या उसको पता चल जाएगा कि जिस औरत के साथ वो रहता है, जिसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार है, वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई बदरू या चुड़ैल है? और अगर वो बदरू और चुड़ैल है तो फिर उसके पाँव सीधे क्यों हैं? जबकि फयाज ने जलीस को ये बात साफ बताई थी कि जो चुड़ैलें होती हैं वो अपने पाँव नहीं बदल सकती, उनकी एड़ी आगे और पंजा पीछे की तरफ होता है। फिर आखिर सीप कौन थी? क्या सीप सिर्फ एक बदरू थी जो रूप बदलकर जन्म से जन्म यहाँ तक चलती आ रही थी? और अब किस तरह से जलीस अपने किरदार को पहचानेगा? आखिर वो उस कहानी का कौन सा किरदार होगा? ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगी बदरू नावल की अगली एपिसोड, जो मैं आप लोगों के लिए कल लेकर आऊँगी। आप लोगों को नावल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर इसी तरह से दिल दहला देने वाले खौफनाक नावल्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी बदरू नावल की अगली एपिसोड में। आप लोग भी मुझे कहानियाँ और नावल जो सजेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको भी इंशाल्लाह क्यों कर रही हूँ और नेक्स्ट मैं उनमें से ही कोई नावल ऑन एयर करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मेरे इस चैनल की स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में। जिस तरह से आप लोगों ने खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट करें ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छे नावल्स लेकर आती रहूँ। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ने के बाद।